इश्क की डोर पार्ट 23। पिछले भाग में हमने देखा कि पूरा परिवार पूरी रात नम आंखों के साथ भगवान की शरण में बैठा था, बस स्थिति के ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। अब आगे पूरी रात पूरा परिवार स्थिति के कमरे के बाहर बैठा था। हर चेहरे पर बेचैनी, आंखों में आंसू और दिलों में बस एक ही दुआ, हे भगवान हमारी स्थिति को बचा लो। अथर्व एकटक बाहर दरवाजे पर खड़ा स्थिति को देख रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट खून से इतनी लाल हो चुकी थी कि कोई कह भी नहीं सकता था कि ये कभी सफ़ेद रही होगी। रात का हर पल सबको कहर जैसा लग रहा था। घर में महामृत्युंजय का जाप कराया जा रहा था। सबको बस सुबह स्थिति के होश में आने का इंतज़ार था। अब सुबह हो चली थी। सब आईसीयू के बाहर खड़े थे। विद्युत एक नर्स के साथ आईसीयू में गया और स्थिति को मॉनिटर करने लगा। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अब तक तो इस स्थिति को होश आ जाना चाहिए था। सभी परिवार वालों की नज़र एकटक आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थी। हर कोई अपने अपने मन में यही, लेकिन आईसीयू के भीतर विद्युत का टेंशन से भरा चेहरा देख पूरे परिवार के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ ही देर बाद विद्युत आईसीयू से बाहर आता है। दरवाज़ा खुलते ही सब उसकी तरफ सहमी हुई निगाहों से देखते हैं, लेकिन विद्युत की नज़रें नीचे झुक जाती हैं। उसकी चुप्पी ही सबको डरा देती है। सभी की नज़रें विद्युत से बस स्थिति का हाल पूछ रही थी। माँ सहमी हुई आवाज़ में पूछती है, विद्युत बेटा स्थिति को होश क्यों नहीं आया अभी तक? वो ठीक तो है ना? विद्युत माँ का हाथ पकड़कर भारी आवाज़ के साथ बोला, स्थिति कोमा में चली गई है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा परिवार वहीं जैसे टूट सा गया था। तिथि घबराई हुई आवाज़ में तुरंत पूछती है, वो कोमा से बाहर कब आएगी? विद्युत गहरी सांस लेकर बड़ी मुश्किल से समझाते हुए कहता है, कोमा से बाहर आने के समय का कोई भरोसा नहीं है। कभी मरीज़ एक दिन में होश में आ जाता है तो कभी 10 सालों तक भी नहीं। ये सुनते ही सबकी उम्मीद मानो चकनाचूर हो गई थी। जिनकी आंखों में अब तक हिम्मत थी, उनकी पलकें भी आंसुओं से छलक पड़ी थी। माँ और दादी बेसुध होकर वहीं बेंच पर गिर पड़ी। पिता ने सिर पकड़ लिया। अब तक जिन आंसुओं को वो दबाए बैठे थे, अब वो बेकाबू हो गए थे। वो सब रोना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके आंसू उनके दिल का दर्द बयां कर रहे थे। विद्युत ने सबको देखा और धीमे लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, आप सब अपने आप को संभालिए। अभी भी हमारे पास उम्मीद बाकी है कि स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन आप सबको भी आराम की ज़रूरत है। आप लोग घर जाइए, मैं हूँ यहाँ जब तक स्थिति ठीक नहीं होती। लेकिन परिवार ने एक सुर में मना कर दिया। सबकी जिद थी कि वो कहीं नहीं जाएंगे। आंसुओं से भीगे चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तब विद्युत ने सीधे तिथि की तरफ देखा और धीरे से कहा, तिथि प्लीज़ सबको लेकर जाओ। सब बहुत थक चुके हैं, इनको भी आराम की सख्त ज़रूरत है। तिथि की आंखें भीग चुकी थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए सबको घर चलने के लिए मनाया। आखिरकार पूरा परिवार भारी कदमों और टूटी हुई उम्मीद के साथ घर की ओर रवाना हुआ। लेकिन तभी अथर्व की आवाज़ आई, भैया मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। विद्युत ने उसकी लाल और सूजी हुई आंखों में झांक कर देखा। उसके चेहरे पर नींद और थकान साफ झलक रही थी, लेकिन दिल में बस एक ही जिद थी कि मैं स्थिति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वेदव और शिवांश ने भी कहा, विद्युत हम यहीं रुकेंगे। विद्युत ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन हिम्मत मत हारना। स्थिति को हमारी दुआओं और हिम्मत की ज़रूरत है। देखते देखते 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन स्थिति को अभी तक होश नहीं आया था। इस पूरे 1 महीने में ना तो परिवार का कोई सदस्य ढंग से सो पाया था, ना ही किसी ने चैन से खाना खाया था। हर सुबह सभी परिवार वाले उसी उम्मीद के साथ हॉस्पिटल जाते, शायद आज स्थिति को होश आ जाए, लेकिन हर शाम टूटी हुई उम्मीद के साथ वापस लौट आते। इन दिनों एक बात विद्युत और तिथि की नज़रों में साफ आने लगी थी, अथर्व का स्थिति को लेकर केयर करना।
उसका हर रात आईसीयू के बाहर रुकना, बेसुध हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई स्थिति से घंटों बातें करना, उसके माथे पर हाथ फेरना, विद्युत ने उसके दिल का हाल भांप लिया था। वहीं दूसरी ओर रसिका भी हर दिन अथर्व की नज़रें स्थिति पर देखती और अंदर ही अंदर टूट जाती, पर उसने तय किया कि वो इस बारे में तभी बात करेगी जब स्थिति पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आज ठीक 1 महीना बीत चुका था उस हादसे को। आज की इस सुबह में कुछ अलग था। तिथि, उसकी माँ और पापा तीनों हॉस्पिटल में स्थिति के पास बैठे थे। माँ ने स्थिति के पास जाकर उसके तकिए पर माथा टिकाया, आंखों में आंसू लिए धीरे से उसके माथे को चूमा और तभी स्थिति की उंगलियों ने हल्की हल्की हरकत करनी शुरू कर दी। तिथि ने तुरंत ध्यान दिया और उत्साह से बोली, पापा, स्थिति ने उंगलियां हिलाई। पापा ने भी गौर से देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने घबराई आवाज़ में कहा, जाओ जाओ, जल्दी डॉक्टर को बुला के लाओ अभी। तिथि दौड़ती हुई डॉक्टर को बुलाने गई, क्योंकि उस वक्त विद्युत तो एक अर्जेंट सर्जरी में व्यस्त था। डॉक्टर तुरंत आकर स्थिति की मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं। कुछ टेस्ट शुरू हुए और उन्होंने परिवार को कमरे से बाहर कर दिया। जब विद्युत सर्जरी खत्म करके लौटा, डॉक्टर ने उससे स्थिति की कंडीशन डिस्कस की। विद्युत ने सबको अभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो खुद भी कंफर्म नहीं था। उसने समझाया कि स्थिति को अगले 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगली सुबह पूरा परिवार एक नई उम्मीद के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। विद्युत रात भर हॉस्पिटल में ही था। जब उसने परिवार को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने सबको बताया, स्थिति की कंडीशन में काफ़ी सुधार है। उसके मूवमेंट्स साफ बताते हैं कि वो कोमा से बाहर आ सकती है बहुत जल्द। ये सुनकर सबके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। जिन आंखों से आंसू सिर्फ दर्द के लिए बहते थे, अब उनमें उम्मीद की चमक लौट आई थी। हालांकि डॉक्टर ने अभी किसी को स्थिति से मिलने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए सब उसे कमरे की खिड़की से देख रहे थे और अपना मन भर रहे थे। उस रात शिवांश और अथर्व भी हॉस्पिटल में रुके थे। कमरे के बाहर बैठकर शिवांश ने धीरे से कहा, अथर्व, तुम स्थिति से प्यार करते हो, ये बात सबको क्यों नहीं बता देते? अथर्व ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस एक दवाई के प्रिस्क्रिप्शन निकाला और शिवांश के हाथ में थमाते हुए बोला, ये दवा ले आओ, मुझे अभी एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है, और बात को टाल दिया। शिवांश ने गहरी सांस ली, उसे देखा और चुपचाप वहाँ से चला गया। अगली सुबह वो पल आखिरकार आ ही गया था जिसका सबको इंतज़ार था। स्थिति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी पलकों में हल्की हरकत आई और फिर उसने धीमे से चारों ओर देखा। पहले कन्फ्यूजन था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो जिंदा है। जैसे ही ये खबर पूरे परिवार तक पहुंची, हर कोई दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। जब उन्होंने स्थिति को होश में बैठा देखा, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन ये आंसू इस बार दुख के नहीं बल्कि खुशी और राहत के थे। पूरे परिवार के दिल से एक ही आवाज़ निकल आई, धन्यवाद प्रभु, हमारी स्थिति को हमें लौटाने के लिए। जहाँ पूरा परिवार और चाहने वालों के लिए खुशखबरी थी, वहीं कुछ लोगों के लिए ये दुखद खबरी भी थी, क्योंकि इस होश के साथ ही सच की डोर फिर से जुड़ने वाली थी। 1 महीने में स्थिति के जख्म काफ़ी हद तक भर चुके थे, लेकिन उसके हाथ का फ्रैक्चर और पैर की चोटें अभी भी अधूरी थी। वो अभी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। दूसरी ओर पुलिस मुख्यालय तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि डीसीपी स्थिति अवस्थी का हादसा कोई मामूली हादसा नहीं था। इसके पीछे किसी बड़े हाथ का होना तय था। इसलिए जब स्थिति को होश आया तो खुद पुलिस कमिश्नर उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। स्थिति कमिश्नर को देख सैल्यूट करती है। तभी कमिश्नर कहता है, आज मैं यहाँ तुम्हारे सीनियर बनकर नहीं, तुम्हारा अंकल बनकर आया हूँ, इसलिए नो सैल्यूट। उन्होंने स्थिति का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आराम की, ड्यूटी की नहीं, अपनी ज़िंदगी की। फिर उन्होंने परिवार की ओर देखते हुए आदेश दिया, डीसीपी स्थिति अवस्थी को 6 महीने की छुट्टी दी जाती है। इस दौरान इन्हें अच्छे से खिलाना, पिलाना, आराम कराना, और जब ये वापस आए
तो उसी जुनून और जज्बे के साथ। उनकी आवाज़ सख्त थी मगर उसमें अपनेपन झलक रहा था। इतना कहकर कमिश्नर वहाँ से उठे और स्थिति के पापा को गले से लगाया क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और वहाँ से निकल गए। कमिश्नर जैसे ही बाहर आए, वेदव और शिवांश उनके साथ हो लिए। दोनों ने एक सवाल पूछा, अंकल उस ट्रक वाले का कुछ पता चला? कमिश्नर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गंभीरता उतर आई। उन्होंने धीरे से बोला, देखो बच्चों, अभी बस इतना समझ लो कि स्थिति को इस मैटर से दूर रखो। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। हम इस केस को देख रहे हैं, लेकिन आप सबको और परिवार के भले के लिए अभी इस मामले से दूर रहना ही बेहतर है। फिर उन्होंने हल्के मगर दृढ़ स्वर से कहा, और अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए परिवार सहित बाहर घूमने चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहकर स्थिति की जान को खतरा हो सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। वेदव और शिवांश कमिश्नर के जाते ही दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। क्या ये हादसा सच में इतना बड़ा षड्यंत्र था? ये सोच दोनों गहरी चिंता में डूब गए थे। दूसरी ओर स्थिति को आखिरकार हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और वो अपने घर आ गई थी। स्थिति के घर आने से पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। घर लौटने के बाद उसका बहुत ख्याल रखा जाने लगा था, दवाइयों से लेकर खाने पीने तक। परिवार का हर सदस्य उसके चारों ओर जैसे एक सुरक्षा कवच बन गया था। लेकिन फिर भी स्थिति हमेशा किसी गहरे विचार में खोई रहती थी। उसकी आंखों में चुप्पी, उसका मौन सबको महसूस होता था। स्थिति की उदासी देख तिथि सूर्यवंशी ने सोचा, शायद थोड़ा हलचल, थोड़ी हंसी मजाक उसे अच्छा लगे। इसलिए उसने दोनों परिवार के लिए अवस्थी हाउस में लंच प्लान किया था। पूरा परिवार साथ बैठा, बातें हुई, हंसी ठिठोली हुई, लेकिन स्थिति के चेहरे पर अब भी वही उदासी की परत जमी हुई थी। स्थिति को देख अथर से रहा नहीं गया। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर चले? मेरा मतलब है दोनों परिवार मिलकर घूमने चलते हैं। परिवार के बड़े लोग मुस्कुराए और बोले, तुम बच्चे चले जाओ, हमारा जाना मुश्किल है। घर की महिलाओं को तो अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है जो उन्होंने स्थिति को ठीक होने के लिए मांगी थी, और जेंट्स को बिजनेस का काम देखना है। तभी तिथि बोलती है, ठीक है तो हम बच्चे ही चले जाते हैं। मैं, स्थिति, रसिका, वेदव भैया, शिवांश, विद्युत और अथर। वेदव हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, गाइस मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों बाद मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी और मॉम डैड से भी मिलना है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। रसिका ने तुरंत कहा, ठीक है तो हम सभी चलते हैं, इससे स्थिति का मूड भी लाइट हो जाएगा। पर कहाँ चले? अब सवाल था, जाए तो कहाँ जाए? कोई बोला पहाड़ों में चलते हैं, तो कोई बोला रेगिस्तान में। इतने में स्थिति की धीमी सी आवाज़ आई, लक्षद्वीप चले? बस ये सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी, क्योंकि तिथि जानती थी स्थिति को बीच एरिया बहुत पसंद है। तिथि ने खुशी से कहा, ठीक है तो हम जा रहे हैं लक्षद्वीप। अथर्व ने लक्षद्वीप जाने की, वहां रुकने की और घूमने की सारी तैयारी कर ली थी। 2 दिन बाद स्थिति, शिवांश, अथर्व, विद्युत, तिथि और रसिका लक्षद्वीप के लिए निकल पड़ते हैं। स्थिति के घाव अब काफी भर चुके थे, लेकिन उसके हाथ में फ्रैक्चर अभी भी था। इसी के साथ वे सभी मिलकर ट्रिप पर गए। जब वे वहां पहुंचे तो समुद्र की ठंडी हवाओं और लहरों की आवाज़ों ने मानो सबका दिल छू लिया था। सब सीधे होटल पहुंचे और अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। पहले दिन सबने होटल में ही आराम किया। लंबी यात्रा की थकान उतारने के बाद सभी ने तय किया कि अगले दिन हम घूमने चलेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर रसिका का दिल टूट रहा था। वो चाहती थी कि अथर्व से दिल की बात करे, पर सही मौके की तलाश अब भी जारी थी। रात का समय था। होटल के नीचे गार्डन एरिया में रसिका अकेले वॉक कर रही थी। उसकी आंखें तो सामने थी, लेकिन ख्याल कहीं और ही खोए हुए थे। इतने में शिवांश उसके पास आकर उसके साथ चलने लगा। रसिका को तो पता भी नहीं चला कि कोई उसके साथ है। तभी एक तेज आवाज ने उसे जगा दिया, रसिका तुम सुन रही हो ना? रसिका अपने ख्यालों से बाहर निकली और चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ? शिवांश ने हंसते हुए कहा, मैं तो यहाँ कब से हूँ, लेकिन शायद
तुम यहाँ होकर भी नहीं हो। दोनों पास के ही एक बेंच पर जाकर बैठ गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद रसिका ने धीमी आवाज में पूछा, ऐसा क्यों होता है कि जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो हमें कभी प्यार ही नहीं करता? शिवांश उसकी आंखों में दर्द पड़ चुका था। गहरी सांस लेकर उसने जवाब दिया, उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, इश्क ही इश्क की कीमत हो ज़रूरी तो नहीं। ये सुनकर रसिका की आंखें नम हो गई। उसने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली गई। अगली सुबह लक्षद्वीप के खूबसूरत दृश्य सबका मन मोह रहे थे। स्थिति भी इस वातावरण का आनंद ले रही थी। तभी पीछे से तिथि आई और बोली, आज हम बीच पर घूमने चलेंगे, ओके? स्थिति के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। वहाँ का मौसम बेहद सुहाना था। हल्की हल्की धूप, ठंडी हवाएं, चारों तरफ फैले पेड़ पौधे और पानी की लहरें सबके मन को शांति दे रही थी। अथर्व ने सबके लिए राफ्टिंग और स्विमिंग का इंतजाम कर रखा था। वो उत्साह से बोला, भाभी, भैया, शिवांश और रसिका, तुम सबके लिए स्विमिंग, गेमिंग, राफ्टिंग और बहुत कुछ रेडी है, तो फुल ऑन एंजॉयमेंट मिलेगा। रसिका ने पूछा, तुम नहीं चलोगे अथर्व? अथर्व मुस्कुराया और बोला, नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि अभी हाथ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, तो मैं बीच पर बैठता हूँ। आप सबको एंजॉय करते हुए देखूँगा और साथ में स्थिति का भी ख्याल रख लूँगा। विद्युत ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये बेटर है। तुम दोनों बस हमें देखो और हम मज़े करेंगे। स्थिति समुद्र किनारे बैठी आराम से लहरों और हवाओं का मज़ा ले रही थी। उसकी आंखें दूर फैले नीले लहरों में खोई हुई थी। तभी अथर्व उसके पास आकर बैठ गया। स्थिति ने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, खेलो, मज़े करो। अथर्व ने अपने अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, एक्चुअली यहाँ मेरी टक्कर का कोई है ही नहीं। स्थिति ने बोहे चढ़ाते हुए कहा, ओह, तुम्हारे टक्कर का आए बड़े, तुम्हें तो कोई बच्चा भी हरा दे। अथर्व हंसते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी मैडम, ये स्विमिंग, फुटबॉल और वॉलीबॉल का चैंपियन रह चुका हूँ मैं। स्थिति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सपनों में तो कोई भी कुछ भी बन सकता है, क्या ही जाता है। बस फिर क्या था। छोटी मोटी हंसी ठिठोली और नोकझोंक दोनों के बीच शुरू हो गई। दोनों बातें करते करते मौसम और लहरों का मजा लेने लगे थे। स्थिति को इतने दिनों बाद यूं हंसता और खुलकर जीते हुए देख अथर्व एकटक उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में बस वही थी। स्थिति को ऐसे हंसते देखकर अथर्व सुकून भरी सांस भर मन ही मन सोचता है, क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे। तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। मौसम, खुशबू, बातें सफ़ा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। हवा बालों से खेल रही थी। लहरें पैरों को छूकर वापस लौट रही थी। एक पल के लिए समय ठहर सा गया था। तभी स्थिति अथर्व की तरफ देखी और बोली, चलो अब मैं चलती हूँ। पर अथर्व के मन ने मानो उससे कहा, लफ्ज़ करेंगे इशारा जाने का, तुम आंखें देखकर रुक जाना। उसकी नज़रों की गहराई दिल के छुपे जज्बातों को बिना कहे ही बयां कर रहे थे। स्थिति ने जब अथर्व की आंखों में देखा, मानो दिल में जो बात अथर्व ने सोची थी वो उसकी आंखों ने बिना कहे ही स्थिति तक पहुंचा दी हो। स्थिति अथर्व की आंखों को देख वहीं बैठ गई और दोनों ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। ढलते हुए सूरज की रोशनी दोनों के मुंह पर पड़ रही थी और एक खुशनुमा माहौल बना रही थी। तभी तिथि, विद्युत, रसिका और शिवांश भी उन दोनों के पास आकर बैठ गए और थोड़ी देर बात करने के बाद सब होटल वापस चले गए। आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।